पंजाब के अमृतसर में जब स्वर्ण मंदिर पर भिंडरावाले और उसके साथियों का कब्जा हो चुका था, तब हालात दिन ब दिन तनावपूर्ण होते जा रहे थे। उस वक्त तक भिंडरावाले को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वह इंदिरा गांधी के असली इरादों को समझ ही नहीं पाया। सेना की तैयारियां तेज हो रही थीं, लेकिन शायद उसे यह यकीन ही नहीं था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। वक्त बीतता गया और जैसे जैसे फौज की हलचल बढ़ी, वैसे वैसे उसके हाथ से बाजी फिसलती चली गई। आगे जो हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है। मौत से कुछ वक्त पहले भिंडरावाले की मुलाकात 3 पत्रकारों से हुई। मशहूर फोटोग्राफर रघु राय, बीबीसी के मार्क टली और टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किदवईकर। ऑपरेशन ब्लू स्टार से 4 दिन पहले ही यानी 1 जून को सीआरपीएफ ने स्वर्ण मंदिर के अंदर फायरिंग शुरू कर दी थी। अगले दिन 2 जून को बीबीसी के पत्रकार मार्क टली उससे मिलने अकाल तख्त पहुंचे। मार्क टली ने अपनी किताब अमृतसर मिसेस गांधी का आखिरी संघर्ष में लिखा है कि उस दिन भिंडरावाले अकाल तख्त पर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, सरकार की तरफ से फायरिंग क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? भिंडरावाले ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, यह साफ दिखाता है कि सरकार स्वर्ण मंदिर का अपमान करना चाहती है। उसे सिखों की जीवन शैली बर्दाश्त नहीं। अगर फौज ने मंदिर में घुसने की कोशिश की तो हम भी जवाब देंगे। आमतौर पर वो कैमरे के सामने दोस्ताना अंदाज में आते थे, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, देखो जल्दी करो, मेरे पास और भी काम है। उस लम्हे की खामोशी में एक अजीब सा बोझ था, जैसे आने वाले तूफान की आहट किसी को भी चैन से बैठने नहीं दे रही हो। सुभाष किदवईकर उस वक्त के इकलौते पत्रकार थे जो सीधे स्वर्ण मंदिर के अंदर पहुंच गए, जबकि बाहर सेना ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर रखा था। हालात बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन फिर भी भिंडरावाले को पूरा भरोसा था कि फौज मंदिर में कदम नहीं रखेगी। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपनी किताब पंजाब स्टोरी में किदवईकर ने लिखा कि उन्होंने जब भिंडरावाले से पूछा, आपके पास लड़ाके कम हैं, हथियार भी पुराने हैं, जबकि सेना के पास बेहतर हथियार और ज्यादा संख्या है, क्या ऐसे में मुकाबला मुश्किल नहीं होगा? भिंडरावाले ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, भेड़ें हमेशा झुंड में होती हैं, लेकिन एक अकेला शेर भी हजारों भेड़ों से लड़ सकता है। किदवईकर ने अगला सवाल दागा, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? भिंडरावाले की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसने कहा, जो सिख मौत से डर जाए वो सिख ही नहीं हो सकता। उनके पास खड़े स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा देख रहे मेजर शहबेग से किदवईकर ने एक्शन के टाइमिंग के बारे में पूछा तो मेजर ने धीमी आवाज में कहा, शायद आज रात से ही शुरुआत हो जाएगी। दूसरी तरफ मशहूर फोटोग्राफर रघु राय भी भिंडरावाले से मिलने का इरादा लेकर पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। कई चेकिंग और रोक टॉक के बाद ही उन्हें जाने दिया गया, क्योंकि सेना हर कदम बेहद गोपनीय तरीके से उठा रही थी। जब रघु राय अकाल तख्त के दूसरे माले पर पहुंचे तो वहां भिंडरावाले मौजूद था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने घूरते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? रघु राय ने शांत लहजे में कहा, मैं बस आपसे मिलने और कुछ तस्वीरें लेने आया हूं। भिंडरावाले ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं खुद देखूंगा अंदर कौन आता है। उस कमरे का माहौल भारी था, जैसे हवा में आने वाले तूफान की गूंज पहले ही तैर रही हो। 6 जून की सुबह स्वर्ण मंदिर के चारों ओर लगे लाउडस्पीकर पर गूंजती आवाज ने माहौल और भी भारी कर दिया। जो भी लोग मंदिर के अंदर छिपे हैं, चाहे कमरों में हो या तहखानों में, अगर जान बचानी है तो हथियार डालकर बाहर आ जाओ। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व कर रहे थे, अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि जैसे ही 26 मद्रास रेजिमेंट के जवान मंदिर के भीतर दाखिल हुए, अचानक उनकी नजर 2 भागते हुए चरमपंथियों पर पड़ी। गोली चली, एक वहीं गिरकर खत्म हो गया, जबकि दूसरा जिंदा पकड़ लिया गया। सैनिकों ने उससे सीधा सवाल किया, भिंडरावाले कहां है? उसने बिना हिचकिचाए कहा, भिंडरावाला अब इस दुनिया में नहीं है। वो उन्हें उस जगह ले गया जहां चारों तरफ मौत पसरी थी। भिंडरावाले समेत करीब 40 लाशें जमीन पर पड़ी थी। तहखाने में मेजर जनरल शहबेग सिंह का शव था, एक तरफ उनकी कार्बाइन, दूसरी तरफ वॉकी टॉकी। लेकिन जब जनरल बरार खुद इस लम्हे को याद करते हैं तो कहानी थोड़ी अलग सुनाते हैं। उनके मुताबिक अचानक करीब 40 लोग सफेद झंडा उठाकर भागते हुए बाहर आए। फायरिंग थम गई। उस वक्त उन्हें लगा शायद ऑपरेशन अब खत्म होने वाला है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अंदर जाओ, सब जगह चेक करो। सैनिक अंदर घुसे, कोनों कोनों की तलाशी ली और आखिरकार भिंडरावाले का शव मिला। उसे मंदिर के नॉर्थ साइड के एक बरामदे में लाकर रखा गया।
वहां पकड़े गए चरमपंथियों से उसकी पहचान कराई गई। उस पल पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना के अधिकारी सब मौजूद थे। बरामदे में पसरा सन्नाटा, बारूद की गंध और चारों तरफ बिखरा मलबा, जैसे लंबे खून खराबे की आखिरी गूंज वहीं थम गई हो। किताब पंजाब स्टोरी में पत्रकार शेखर गुप्ता लिखते हैं कि ऑपरेशन के बाद जब वे अफसरों के साथ अकाल तख्त के भीतर दाखिल हुए तो सबसे पहले उनकी नाक में बारूद की तेज गंध ने जैसे झटका दे दिया। पूरा फर्श इस्तेमाल हो चुकी गोलियों के खोखों से अटा पड़ा था, मानो यहां कुछ देर पहले ही गोलियों का तूफान गुजरा हो। अफसर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मानो सोच रहे हों, इतनी ज्यादा गोलियां आखिर क्यों चलाई गईं? वे जानते थे कि ऑटोमेटिक हथियार को अगर लगातार बिना रुके चलाया जाए तो उसका नुकसान भी होता है, बंदूक की नाल तक पिघल सकती है। यहां शायद वही हुआ था। कई मारे गए या पकड़े गए चरमपंथियों के कंधों पर नीले काले निशान थे। ये साफ सबूत थे कि उन्होंने लगातार हथियार चलाए थे। अफसरों के मुताबिक इनमें रणनीति की कमी थी, लेकिन हौसला गजब का था। उस जगह का माहौल भारी था, जहां हर दीवार, हर टूटे दरवाजे पर गोलियों के निशान थे और हवा में अब भी बारूद की चुभन बाकी थी। भिंडरावाले के आखिरी पलों की जानकारी दो स्रोतों से मिलती है। अकाल तख्त के जत्थेदार कृपाल सिंह ने अपनी किताब आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार में अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह के हवाले से एक किस्सा लिखा है। ज्ञानी प्रीतम सिंह उस वक्त अपने 3 सेवादारों के साथ अकाल तख्त के उत्तरी हिस्से में बैठे थे। करीब सुबह 8 बजे जब गोलियों की आवाज थोड़ी थमी तो उन्होंने देखा संत जनरल जरनैल सिंह भिंडरावाले शौचालय की तरफ से आ रहे हैं। वहां उन्होंने शांत भाव से हाथ मुंह धोया, जैसे हर रोज की दिनचर्या हो, फिर अकाल तख्त की ओर बढ़ गए। करीब 8:30 पर सरदार अमरीक सिंह भी वहां आए। उन्होंने भी हाथ पांव धोए और ज्ञानी प्रीतम सिंह की तरफ देखते हुए हल्का सा इशारा किया, अब निकल जाओ। जब प्रीतम सिंह ने उनसे आगे की योजना पूछी तो अमरीक सिंह ने धीमी आवाज में बताया, भिंडरावाला तहखाने में है। उन्होंने पहले सुबह 7 बजे शहीद होने का फैसला किया था, लेकिन अब वक्त बदलकर 9:15 कर दिया है। इसके बाद ज्ञानी प्रीतम सिंह ने संत के लोगों से लोहे के गेट की चाबी ली, अपने 12 साथियों को इकट्ठा किया और चुपचाप बोहार वाली गली की तरफ निकल पड़े। वहां से वे दरबार साहिब के एक अन्य सेवादार भाई बलवीर सिंह के घर पहुंच गए। उस पूरी यात्रा में हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी भारी हो गई हो, मानो आने वाले वक्त को खुद जगह जगह खड़े सन्नाटे ने रोक रखा हो। किताब द गलैंड डिफेंडर में AR दर्शी ने अकाल तख्त के एक और सेवादार भाई हरि सिंह का बयान दर्ज किया है। भाई हरि सिंह बताते हैं कि वे अपने 30 साथियों के साथ कोठा साहिब में छिपे हुए थे। 6 जून की सुबह करीब 7:30 बजे भाई अमरीक सिंह वहां पहुंचे और शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, अब कोठा साहिब छोड़ दो, सेना के टैंकों का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। थोड़ी देर बाद संत भिंडरावाले अपने 40 समर्थकों के साथ उसी कमरे में आ गए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाकर अरदास की और फिर सबकी ओर देखकर बोले, जो मेरे साथ शहादत देना चाहते हैं सिर्फ वही यहीं रुके, बाकी लोग अकाल तख्त छोड़ दें। इसके बाद जब भिंडरावाले आगे बढ़े तो उनके पीछे उनके करीब 30 वफादार समर्थक चलने लगे। बाहर निकलते ही गोलियों की बौछार होने लगी। सबसे पहले अमरीक सिंह गिर पड़े, फिर देखते ही देखते 10 से 12 समर्थक वहीं ढेर हो गए। अंदर आकर किसी ने खबर दी, अमरीक सिंह शहीद हो गए। जब भिंडरावाले के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला, संत को मरते हुए नहीं देखा। पत्रकार मार्क टली और सतीश जैकब लिखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के सलाहकार त्रिलोचन सिंह को किसी ग्रंथी ने बताया था। जब भिंडरावाला बाहर आया तो उसकी जांघ में गोली लगी थी। उसके आदमी उसे वापस अंदर ले गए। लेकिन सच यह है कि भिंडरावाले की मौत का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी आज तक सामने नहीं आया। उसका आखिरी पल रहस्य में ही दबा रह गया। उस रात का माहौल इतना भारी था कि हवा तक में तनाव महसूस हो रहा था। एक गंदी ज्ञानीपुरम सिंह को फौजियों ने धीमे स्वर में खबर दी, भिंडरावाले, शहबेग सिंह और अमरीक सिंह, इन तीनों के शव तख्त के आंगन में पड़े मिले हैं 7 तारीख की सुबह। मगर सच ये था कि भिंडरावाले की मौत 6 जून को ही हो चुकी थी। जनरल बरार के ऑफिसर ने रिपोर्ट दी, सर, भिंडरावाले का किला ढह गया है। जनरल ने आदेश दिया, ठीक है, वहां एक गार्ड तैनात करो और तलाशी सुबह होगी। सुबह की पहली किरण के साथ
जब तहखाना खोला गया तो तीनों की निस्सान जानदेह वहीं पड़ी थी। उस पल की खामोशी में हर सैनिक की सांस तक भारी लग रही थी। ब्रिगेडियर ओमकार एस गोराया, जिन्होंने बाद में इस पूरे किस्से पर ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड आफ्टर माय विटनेस अकाउंट नाम की किताब लिखी, बताते हैं कि भिंडरावाले के शव की पहचान सबसे पहले डीएसपी अमर सिंह बाजवा ने की थी। बर्फ की सिल्ली पर पड़े उस निर्जीव शरीर को देखते हुए बाजवा ने धीरे से कहा, हां यही है। उन्होंने मान लिया कि उन्होंने कभी जनरल सिंह को जिंदा नहीं देखा था, मगर चेहरा खुला जुड़ा और टूटी हुई पैर की हड्डी सब बयान कर रही थी कि यह वही शख्स है। उसके शरीर पर गोलियों के कई निशान थे, जिसे वक्त ने हर वार को अपने अंदर दर्ज कर लिया हो। अगर मैं चाहूं तो इस हिस्से को ऐसे भी पेश कर सकता हूं कि वीडियो देखने वाला आखिरी सेकंड तक स्क्रीन से न हटे, और फिर भी YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाए। मतलब हिंसा को भड़काने या किसी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने वाली कोई भाषा इस्तेमाल न हो, बस ऐतिहासिक घटना को कहानी की तरह बयां किया जाए। शाम के करीब 7:30 बजे 7 जून को उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस वक्त मंदिर के बाहर करीब 10,000 लोग खड़े थे, जिनमें से कई के चेहरों पर गुस्सा तो कई के चेहरों पर गहरी चुप्पी थी। लेकिन सेना ने हालात को पूरी तरह काबू में रखा हुआ था। भिंडरावाले और उसके साथियों के शव पुलिस अफसरों ने खुद उठाकर पूरे सम्मान के साथ चिता पर रखे। उस पल माहौल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर कोई समझ रहा हो कि इतिहास का एक बड़ा और विवादित अध्याय अब खत्म हो रहा है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भिंडरावाले के मरने के बाद भी पाकिस्तान ने अजीबोगरीब दावा किया। उन्होंने कहा कि 30 जून को पाकिस्तान टेलीविजन पर भिंडरावाले लाइव नजर आएगा। जैसे ही यह खबर फैली, कई लोग चौंक गए। कुछ ने इसे सच मान लिया तो कुछ ने हंसी में उड़ा दिया। लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक चाल थी, एक प्रोपोगंडा जो कभी सच साबित नहीं हुआ। और दोस्तों, ये थे वो चंद वाक़े जो उसकी मौत से पहले और बाद में घटे। तो बताइए, इस पूरी कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हां, YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत हम आपको याद दिला दें कि अपनी बात रखते वक्त भाषा और भावनाओं का ख्याल रखें, ताकि बातचीत सम्मानजनक बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।